हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 10। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। आइए फटाफट देख लेते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण न्यूज़, ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर दिया जाता है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, लिंक अवेलेबल है हमारे वीडियो के अंत में, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में। तो जहाँ भी मिले लिंक को फटाफट क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक जो भी चर्चित मुद्दे हैं, जो कि एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं ना, वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता ही है, रूस और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वहाँ पे गए हुए हैं। और इस बार जो है 22वां, याद रखिएगा, 22वां जो है भारत और रूस के बीच का मतलब सम्मेलन हुआ है, 22वां, याद रखिएगा। बीपीएससी एग्जाम जो होने वाला है 30 सितंबर को, शायद उसमें पूछ लीजिए वाला, तो हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब जो है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट, इसी घटना से जुड़ा हुआ 3 से 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है, और कोडिंग करके जो ऑप्शन देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ आसान या इजी नहीं होते हैं, आसान या हार्ड नहीं होते, उसको ऑप्शन जो है ना हार्ड बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमको देखने को क्या मिल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा था, ठीक है, मतलब जो युद्ध चल रहा है, उसको समझौता के लिए भी भारत ने जो है रशिया से बातचीत किया है कि आप इस जल्दी से इसको संवाद के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि युद्ध के माध्यम से तो ठीक नहीं हो पा रहा है स्थिति, लेकिन संवाद के माध्यम से जो है समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। तो रशिया बोला ठीक है, आप बोले हैं तो हम इस पर विचार जरूर करेंगे। और ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन्होंने कहा कि जो रशिया के द्वारा जो यहाँ पे हमला किया गया है और आप उनको जाके गले लगा रहे हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी देख लीजिए। रशिया, एक तो रशिया यूक्रेन का मुद्दा है ही, साथ ही संवाद के माध्यम से संवाद करना है, ठीक है। और उसके बाद है भारत और रूस का बीच में जो है ना एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमें क्या करना है, $100 बिलियन का व्यापार करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद मुझे कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक और याद रखिएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को एक अवार्ड दिया गया है रशिया की तरफ से, ठीक है, वो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एपोल्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको ये बता दें, जब मेंस वगैरह दीजिएगा तो उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक रहता है ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और रशिया के बीच में जो है मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन अभी हाल ही में किस मुद्दे को लेकर मतभेद हुआ था, ठीक है, तो आपको वहां पे मुद्दा बताना कि मतभेद हुआ था और भारत ने इस मतभेद को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। और भारत और रशिया जो अपने रिश्ते हैं उसको मजबूत करने के लिए, साथ ही 2030 तक $100 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो है, कौन कौन सेक्टरों पे काम करने की जरूरत है, आप हमें सुझाव या टिप्पणी करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मेंस में बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बताते हैं, देखिए, अभी हमारे जम्मू कश्मीर में पुंछ में भी हमला हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। और हमारे जो सैनिक हैं वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद को तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भारत सरकार का, हमारे सैनिक का लक्ष्य है कि चाहे चुनौती कैसी भी हो, ठीक है, और हर चुनौती को चुनौती देना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि भारत का, आप जो है ना, मतलब भारत के सामने आंतरिक चुनौतियां कौन कौन से हैं और इस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, टिप्पणी करें। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे लिखना है आपको आंतरिक जो है, आंतरिक चैलेंजेस या चुनौती लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आतंकवाद, आतंकवादी जो घटना हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। उसके बाद आप लिखिएगा नक्सलवाद, नक्सलवाद, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा साइबर अटैक, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, मानवीय घटना। ये सब क्या है आपका ना, ये सब जो मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही आंसर लिखना होता है मेंस में, ठीक है। क्योंकि आप पूरा पैसेज लिखने का समय नहीं होगा आपके पास, एक अलग ही प्रेशर रहता है वहाँ पे। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाइए और अपने बात को जो है कम शब्दों में रख के वहाँ से निकल जाइए, ठीक है, तो आपको जो है बेहतर नंबर मिलेंगे। तो ये सब जो है आपका, फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। आंतरिक चुनौती में क्या होता है कि लोकतंत्र को बनाए रखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है क्या चैलेंजेस है। तो ये सब इंटरनल क्या है चैलेंजेस है। इससे निपटने के लिए सरकार जो है, आतंकवाद से निपटने के लिए कई अभियान,
कई यहाँ पे योजनाएं चला रखी है, रक्षा जो हमारा जो मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर रही है। नक्सलवाद के लिए जो इलाके, जैसे छत्तीसगढ़ का इलाका जो है ना, नारायणपुर हो गया, फिर दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब जो है नक्सली जो घटनाओं के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर निपटने के लिए सरकार जो वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। साइबर से जो यहाँ पे खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार, साइबर जो जुड़े हुए जो कानून है उसको जो है मजबूत कर रही है और अच्छे तरीके से लागू कर रही है, जागरूकता फैला रही है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। समझ रहे ना। प्राकृतिक आपदा को तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा एक्ट है, जो प्रयास है, उसको हम बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। मानवीय घटना हो गया, जैसे कि इंडस्ट्री में विस्फोट हो गया, वनाग्नि जो हो गया, ठीक है, अब देख रहे हैं यदा कदा जहाँ आग लग जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जागरूकता, हमारा मैकेनिज्म, हमारा जो सिस्टम, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे राष्ट्रीय नीति जो जनसंख्या का असंतुलन है, देखिए जैसे ये अपना प्यारा सा भारत है ना, ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनता है, ठीक है। मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाता हूँ मैं, लेकिन आपको जो है इसी तरह जो है बनाना होता है एग्जाम में, क्योंकि परफेक्ट तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये हमारा भारत का मैप है। ये जो वेस्टर्न वाला जो हमारा इलाका है ना, और साउथ वाला इलाका है ना, यहाँ पे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ की जो राज्य सरकार है ना, बेहतर प्रयास की है, ठीक है। तो उनको एक चिंता है, उनको एक डर है कि अगर हमारा पॉपुलेशन जो कंट्रोल हो गया, यहाँ पे जनसंख्या हमारा कम हो गया, तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो हमारा क्या है, माफ कीजिएगा, लोकसभा में जो हमारा जो प्रतिनिधि है, जो हमारा सीट है, वो घट सकता है। ये बहुत बड़ा चिंता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनकी तरफ से जो उठाया गया है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे कुछ इलाकों में, जैसे कि वेस्टर्न वाला इलाका हो गया, साउथ वाला इलाका हो गया, यहाँ के जो सटे हुए जो राज्य हैं या जिले हैं, वहाँ पे जनसंख्या का जो वृद्धि देखा जा रहा है, वहाँ पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे जो पार्टियां जो होती है वोट बैंक के रूप में जो इसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, राहुल गांधी जैसे जो है यदा कदा हिंदू भावनाओं को बार बार अपमान करते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो वीडियो भी कई बार जो है वायरल होता है, वो जो है हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुस्लिम कार्ड खेल रखा है, तो उससे भी जो है यहाँ पे सांप्रदायिक जो है भावनाएं यहाँ पे आहत होते हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे एक और यहाँ पे नेता का नाम लिखा हुआ है, जैसे साउथ में द्रविड़ पार्टियां जो भी है ना, वो लोग क्या करते हैं, सनातन जो धर्म है ना, उनको गालियां देने का काम करते हैं। तो ये सब आर्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है जनसंख्या असंतुलन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है। अगर असंतुलन होता है तो यहाँ पे फिर लोकतंत्र को बनाना बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, फिर वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी, ठीक है, ये सब चैलेंजेस है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। मेन इसे अब जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब मेंस में है, और ये हमारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाता है। तो आप लोग जो ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, ठीक है, सारे एग्जाम में कवर होते हैं और क्वेश्चन यहीं से रहता है। कोई आपको लंबा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बुक या मोटे मोटे मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हल्के फुल्के पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए दलाई लामा को भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपीएससी में, अगर आप देखोगे पूछता है कि दलाई लामा जो पर्सनालिटी है वो कौन है। तो ये बता दें आपको, तो ये जो तिब्बतीय जो धर्म है ना, तिब्बत जो धर्म है ना, उनके ये क्या है, संप्रदाय के गुरु हैं ये, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख हैं दलाई लामा। और ये तिब्बत के क्षेत्र को जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। भारत और चाइना के बीच में भी जो एक विवाद का मुद्दा है ना, वो तिब्बत क्षेत्र को लेकर है। अभी आपने देखा हो कि भारत जो है तिब्बत के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना जो है ना, हमारे इलाके में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर उसको उस पर हस्तक्षेप करता है। तो भारत तो चुप बैठेगा नहीं। भारत का तो आदत है, हमारी जो डीएनए में ही है कि हम लोग ईंट का जवाब जो है पत्थर से देते हैं। आजकल पत्थर के जगह लोहा भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे इंसान अगर सामने वाला समझे ना, उसी भाषा में बात करने का हमारा क्या है, कल्चर है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे, तो दलाई लामा को लेकर जो है चाइना और भारत के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है मेंस में कि चाइना और भारत के बीच में जो विवादित जो मुद्दे हैं, जिस नदी को लेकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर हो गया, फिर सीमा क्षेत्र को लेकर, दलाई लामा को लेकर, यहाँ पे चुनौती लिखिएगा, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच में क्या क्या है, तो सीमा विवाद हो गया, ठीक है, नदी जल हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर आपको तिब्बत वाला क्षेत्र को लेकर हो गया, यहाँ पे अस्काई चीन को लेकर हो गया, ठीक है, और लद्दाख को लेकर हो गया यहाँ पे। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ पे करना, व्यापार को लेकर हो गया, है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं भारत और चाइना के बीच में। तो आप याद रखिए, मैकमोहन लाइन भी पूछता है एग्जाम में कि मैकमोहन लाइन जो है किसके बीच में है। तो भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है ना, एलओसी, माफ कीजिएगा, एलएसी,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैकमोहन लाइन ही है, याद रखिएगा। साथ ही बात करें इस आर्टिकल में क्या मिल रहा है, महामारी, ठीक है, बर्ड फ्लू। अब जो बर्ड फ्लू का जो यहाँ पर संभावना बढ़ रहा है, ठीक है। बर्ड फ्लू क्या होता है, जो बीमारी, जो संक्रमण जो कि वायरस के कारण होता है, बर्ड फ्लू वो पक्षी और जीव जंतुओं में होता है, लेकिन अब जीव जंतुओं के साथ साथ जो इंसानों में भी फैल रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, तो देखिए क्लाइमेट चेंज, जो पशु पक्षी में होते थे अब वो इंसानों में भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है ना, यहाँ पर लिखिएगा कारण, और यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाइएगा। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वनों को काटना, वनों का कटाई, ठीक, और जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, जो आने जाने का जो क्रम है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें तेजी से बदलाव या तेजी से बढ़ोतरी, ये सब कारणों से जो है ना, ये जो संक्रमण है, जो विषाणु है, वो इंसानों में भी फैल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपको। आपको बता दें यहाँ पे आजकल जो है, जो हमारा जो दवा है, जो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, तो वो सब काम क्यों नहीं करता है हमारे बैक्टीरिया से अगर कोई रोग हो जाता है तो वो दवा क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, जो वायरस वगैरह होता है ना, ठीक है, वो लोग उनके अंदर जो है ना प्रतिरोध विकसित कर लेता है, वो लोग अपना फॉर्म ही चेंज कर लेता है, वो लोग अपना नेचर ही चेंज कर लेता है। इस कारण से जो है हमारा दवा जो है जो होता है वो रोगों पे कारगर नहीं होता है। आपको बता दें यहाँ पे बर्ड फ्लू का जो है जो नाम है H5N1, याद रखेंगे आप। इसका बार बार जो चेंजेस हो रहा है ना, प्रकृति या नेचर में चेंजेस हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंजेस बन रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना कहीं महामारी का रूप धारण कर लेगा। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ वायरस जो है ना हमारे बॉडी में भी होते हैं, जो कि फ्रेंड की तरह होते हैं, जो कि बाहर से जो वायरस हमारे इंटर करता है ना, उसको लड़ने में या उसके मारने में कारगर होता है। लेकिन आप देखोगे कि अभी हाल ही में जो संक्रमण हुआ, जिससे मौत हो रहा है, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, HIV हो गया, ये भी तो वायरस ही होता है। वायरस के प्रकार इबोला, इबोला भी क्या हो गया, वायरस ही हो गया। डेंगू, डेंगू भी क्या हो गया आपका, वायरस हो गया। सारे वायरस हैं, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। HIV एड्स वाला भी हम लोग देख लिए, डेंगू भी देख लिए, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू भी देख लीजिए यहाँ पे, स्वाइन फ्लू, ये सब क्या आपका वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ देख ले क्या, हाँ, तो पूछता है कि वायरस से आप क्या समझते हैं, तो वायरस क्या होता है, तो बैक्टीरिया में पनपने वाला जो परजीवी, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वायरस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म होता है ना, उसका यूज करता है वायरस। वायरस इतना खतरनाक इसलिए है ना, क्योंकि उसका अपना मैकेनिज्म होता नहीं है, वो जिस चीज में अभी रह जाता है ना, उसी का मैकेनिज्म यूज करने लगता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। आपने अमर बेल पढ़ा हुआ ना पैरासाइट के एग्जाम्पल में, आई थिंक क्लास 7 का NCERT बुक में सब लिखा हुआ है ना। चलिए, युद्ध में नैतिकता, कुल मिलाकर आपको बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो अभी जो यूक्रेन ने रशिया पे आरोप लगाया है कि आप जो है ना युद्ध के नाम पे हमारे अस्पताल, हमारे रिहायशी इलाके, जो मासूम लोग वहाँ पे बसते हैं, उस पर आप हमला कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे युद्ध में मोरल की बात की जा रही है, ठीक है। और रशिया ने बोला है कि आप जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हमारे द्वारा मिसाइल छोड़ा गया है जिससे अस्पतालों पे हमला हुआ है, तो ये आपको बता दें, ये आपका जो वायु सुरक्षा जो प्रणाली है ना, उसके द्वारा जो मिसाइल जो छोड़ा गया है ना, वही मिसाइल आप पे गिर गया है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग ही रहा है, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, बोलेगा कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है। तो जिनेवा कन्वेंशन जो है ना, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हो गया या जिनेवा समझौता। ये पूछता है कि जिनेवा समझौता या जिनेवा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, तो युद्ध के दौरान आम नागरिक, रिहायशी इलाका, खासकर अस्पताल और पनाहगारों पर जानबूझकर हमला करना प्रतिबंधित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में इस पर आने की पूरी संभावना है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन। और आपसे अगर मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध के समय जो है किन किन नीतियों का पालन करना चाहिए, तो जिनेवा कन्वेंशन होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन का जो है चार्टर का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर बात करेंगे पहाड़ी रास्तों पे हिंसा, कुल मिलाकर जो आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में हुआ ना, तो वही यहाँ पे बताया गया है, उसी के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। हमने जो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया था ना, इसको आप जोड़ के देखोगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अभी, देखिए केंद्रीय जल आयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय जल आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सेंट्रल वाटर जो है कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, नहीं है। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। अभी इसने रिपोर्ट निकाला है और इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो जलाशय है, बरसात में जो पानी का जो तादाद है वो बढ़ा है, जो कि अच्छा संकेतक है। 150 जलाशयों पे जो क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहा था केंद्रीय जल आयोग। उन्होंने कहा कि 70% जो जलाशय है उसमें जो है पानी का लेवल बढ़ा है, जो कि अच्छा संकेत है, क्योंकि उससे इकोसिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। आप देख लो जो प्रवासी पक्षी जो आ रहे हैं, उन लोग के लिए जीवन जो है, जीवन देने का काम करता है। वहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम जो है डेवलप करेंगे
और जो पानी का जो संकट है, भूजल जो संकट है, उससे निपटने में काफ़ी जो है यहाँ पे मददगार होगा। तो ये सब अच्छी बातें को ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे दुनिया में भारत का जो कद है ना तेजी से बढ़ रहा है, ये हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी का स्टेटमेंट है। और आपको ये बता दें, दो चीज याद रखिएगा, एक तो लोकसभा के जो सेक्रेटरी है कौन है, उत्पल कुमार, और राज्यसभा के सेक्रेटरी कौन है, पीसी मोदी। तो वन डे एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको लिया है आज के टॉपिक में। साथ ही आपको बता दें प्रश्नकाल और शून्यकाल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमारे संसद का जब कार्रवाई शुरू होता है ना, प्रश्नकाल हो गया और शून्यकाल हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं खुद से फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। प्रश्नकाल क्या होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो समय चलता है ना, वो प्रश्नकाल का चलता है, और सबसे पहला जो सेशन होगा हमारा प्रश्नकाल का होगा। उसके बाद होता है शून्यकाल, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, ये टाइमिंग भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही बता दें आपराधिक कानून, आपको पता है ना 1 जुलाई को 3 नए कानून जो है भारत में लागू किए गए हैं। एक का नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, और भारतीय न्याय संहिता, ये 3 कानून लगा हुआ है। और आपको बता दें जो आपराधिक जो कानून होते हैं ना, ये समवर्ती जो है ना, समवर्ती क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं ना, कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची का विषय होता है, और इस पे जो है राज्य भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, वो विषय जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो ऐसे में केंद्र का कानून वैलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और आपको बता दें हमारा जो संविधान है उसमें 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल में जो 7th वाला जो शेड्यूल है ना, उसी में आपको ये लिस्ट मिलेगा, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट। ये सब क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे, और हाँ, तो अभी तमिलनाडु सरकार ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार करंट अफेयर में, तमिलनाडु सरकार ने जो 3 नए कानून पारित किया गया है ना केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है, उसको समीक्षा करने के लिए ना एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है, जिसका हेड कौन होंगे, एम सत्यनारायण। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो तमिलनाडु याद रखिएगा, बोलेगा कि कौन सा राज्य जो है जो नए 3 कानून लागू हुआ है उसकी समीक्षा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया है या एक कमेटी का गठन किया है तमिलनाडु, और उस कमेटी का हेड कौन करेंगे, तो एम सत्यनारायण, ये भी याद रखिएगा। कल भी मैंने बात किया था कि लोकसभा स्पीकर में जो ओम बिरला के अपोजिट में जो खड़ा हुआ था के सुदर्शन खड़े हुए थे ना, याद रखिए, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर आपको बात करेंगे तो वही रशिया यूक्रेन के बीच में जो मामला है उसी को लेकर हमारे राष्ट्रपति जो हमारे जो प्रधानमंत्री जो विजिट करने गए हैं रशिया में, ठीक है। तो भारत का जो बेस्ट फ्रेंड रहा रशिया रहा है, आपको पता ही है। तो ग्लोबल शॉर्ट टर्म जो न्यूज़ में है, देखिए ग्लोबल शॉर्ट टर्म जो है ना, पूछेगा कि इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना कि जो डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, इसका एक ग्रुप है साउथ में जो कि डेवलप नहीं किया है, जो कि डेवलप करने के कगार पे है, तो उसी का ग्रुप है ग्लोबल साउथ। अब भारत जो है ना इसका स्पोक पर्सन है, इसका लीड करता है भारत, इसके हितैषी है भारत, याद रखिएगा। फिर हम आपको बता दें और क्या क्या मुद्दे को लेकर बात हुआ, तो खाद, ईंधन और फर्टिलाइजर को लेकर कि भारत में इसकी कमी नहीं होने दिया, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है काफ़ी मजबूत है। हमारे जो तेल वगैरह, डीजल वगैरह भी कमी नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल वगैरह जो आ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, रशिया से ही आ रहा है। साथ ही आतंकवाद को किसी भी रूप में भारत जो है स्वीकार नहीं करता है, नहीं ना करता है। तो अभी आपने देखा कनाडा को लेकर, अमेरिका को लेकर जो है ना आतंकवादी को लेकर भी जो है हमारा उनसे जो क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उस पर भी है रशिया ने सपोर्ट किया हमें, ठीक है। तो रशिया जो है हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा है। देखिए ये है हमारा आंकड़ा, आरबीआई का आंकड़ा है, याद रखिएगा। अभी बीपीएससी का मेंस हुआ था, ठीक है, तो उसमें बेरोजगारी से प्रश्न पूछ लिया। तो बेरोजगारी से जब प्रश्न पूछता है ना, तो वहाँ पर डेटा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये डेटा याद रखना चाहिए कि भारत ने वित्त वर्ष जो 2023-24 है, 2023 और 24 है ना, उसमें जो है रोजगार की संख्या काफ़ी बढ़ा है, लगभग 4.7 करोड़ जो है नौकरियां जोड़ा गया है, 4.7 करोड़। साथ ही आपको ये बता दें ये आंकड़ा जो है आरबीआई का है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शुद्ध शून्य उत्सर्जन। हमारा भारत का लक्ष्य क्या है कि 2070 तक क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन को क्या करना है, जीरो लेवल पे। लेकिन हमारा ओएनजीसी क्या है, वो बोला 2038 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को क्या करेंगे, अपने लेवल पे जितना भी उत्सर्जन कर रहा है ना ओएनजीसी, उसको 2038 तक क्या करेंगे, शून्य लेवल पे लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाएगा, तो हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देगा, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है उस पर काम करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करेगा। देखिए तो ओएनजीसी क्या क्या प्रयास करेगा,
तो एक तो होगा ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेगा, फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा, फिर यहाँ पे अमोनिया जो है प्लांट पे काम होगा, ठीक है। अपतटीय जो हो जाता है, जो तट पे जो अपतटीय जो एनर्जी है उस पर काम होगा। उसके बाद तकनीक का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इन तमाम प्रयासों से ओएनजीसी जो है 2038 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आपका ऐसे पेपर में, जनरल स्टडी में बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा। तो इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा मेंस में आपका कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप क्या समझते हैं 2020 वाला, ठीक है। और ये लिटरेसी के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, या वैज्ञानिक हब बनने के क्षेत्र में, या एजुकेशन का हब बनने के क्षेत्र में किस प्रकार कारगर है। साथ ही जो है केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं चला रखा है जिससे कि हमारा जो इनरोलमेंट रेशियो है, जो लिटरेसी रेट है वो 100% को प्राप्त कर ले। अभी वर्तमान कितना है, 73% है 2011 सेंसस के अनुसार। तो आपको बता दें जो प्रयास किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, वो क्या क्या किया गया है याद रखिएगा। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया है, वाला फैक्ट ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाइएगा और लिख दीजिएगा सीधा। फिर पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना ये भी तो आपका लिटरेसी के क्षेत्र में ही तो है, ठीक है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो मिड डे मील को ही पोषण जो अभियान दे दिया गया है जिससे कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़े, बच्चे लोग स्कूल में आए, अच्छे से पढ़े वो लोग, ठीक है। पीएम श्री जो पुराने स्कूल है ना उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। फिर समग्र शिक्षा, ठीक है। फिर पीएम उल्लास, ठीक है, उल्लास योजना। ये सब जो है ना शिक्षा मंत्रालय का जो है स्कीम है सारा, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये एजुकेशन के क्षेत्र में जो है भारत सरकार का प्रयास है, याद रखिएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विशेषता की अगर बात करें ना, क्या क्या फीचर है इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो आपको बता दें यहाँ पे मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, स्किल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। और किस तरह जो हमारा एजुकेशन जो है क्वालिटी वाला एजुकेशन हो, ठीक है, वहनीय हो, मतलब कम खर्च में जो लोगों को एजुकेशन मिल सके, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इक्वालिटी हो, इन तमाम चीज़ों को समाहित करता है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बार लिख लीजिए आप, VBI है। अभी हमारा IIT जो जोधपुर है ना, ठीक है, इन्होंने जो IIT जो जोधपुर है, इन्होंने हिंदी में बीटेक करवाएंगे अब, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हिंदी में। तो ऐसा करने वाला ये पहला जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है, पहला कौन है, BHU है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। सबसे पहला जो IIT जो BHU है, जो काशी विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने जो है हिंदी माध्यम में बीटेक करने की पढ़ाई का शुरुआत किया था। अब जो है उसी दिशा में IIT जोधपुर भी कर रहा है, क्योंकि देखिए भाषा जो है ना कभी कभी चुनौती बन जाता है। लोग जो है मतलब इंग्लिश को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो हिंदी माध्यम जो हमारा मदर लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा भारतीय लैंग्वेज है, तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारा प्रयास क्या रहेगा कि जो हिंदी में बीटेक हुआ है, जो हमारा 22 जो भाषा है शेड्यूल 8 में, ठीक है, जिसमें असमिया है, बांग्ला है, जितना भी भाषा है हमारे इंडियन भाषा, ठीक है, तो उस सभी भाषा में अगर बीटेक का पढ़ाई होगा ना तो हमारा जो हायर एजुकेशन में जो परसेंटेज है वो बेहतर होगा, ठीक है। हमारा जो एक मानव जो रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें एक अच्छा इजाफा होगा और हमारी GDP में, हमारी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है वे ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की राह में ये सब चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि सब जो है मेंस में बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, रूसी सेना और भारतीय सहायकों को सेवामुक्त करने का रूस पर। देखिए अभी जो विवाद का जो मसला हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, माफ कीजिएगा रशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है, तो यही था कि सहायक जो कर्मी है, जो रशिया का जो आर्मी है ना, उसमें सहायक स्टाफ के रूप में या कर्मी के रूप में भारतीयों को वहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा था। तो भारत बोला है कि नहीं, उनका सुरक्षा के लिए हम भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल है, आप उनको अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे और उनको जो है देश वापसी के लिए आप जो है कार्रवाई करेंगे। तो रशिया बोला ठीक है, आपने कहा है तो जरूर हो जाएगा वो। तो ये जो विवाद का मामला था जो कि रिजॉल्व हो गया, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया ही गए थे वो, ठीक है, इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फिर देख लीजिए रशिया में अभी भारत ने क्या किया है, क्योंकि भारत को 2030 तक क्या करना है, $100 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर का हमें व्यापार का लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए कुछ करना भी होगा ना। तो भारत ने रशिया में दो जगह याद रखिए, एक कजान और दूसरा है येकोतेरिनबर्ग। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉमर्शियल जो है एम्बेसी खोला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये दो शहर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और रशिया में दो ऑलरेडी हमारा क्या है, कॉमर्शियल जो है वाणिज्य दूतावास है, 2 गो पहले से ही, 2 और खुल जाएगा तो 4 हो जाएगा टोटल। तो कजान, ठीक है, और येकातेरिनबर्ग
येकटेरिनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, तो देखिए भारत और रशिया के बीच में $100 अरब का जो हमें इन्वेस्टमेंट जो ये व्यापार करना है, तो 2 जगह खोला जाएगा, यजान क्या नाम है, कजान और येकोतेरिन, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे भारत का जो ये 22वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है, भारत और रशिया के बीच में, और नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है, उस पर काम होगा कि जितने भी जो गैर शुल्क व्यापार जो बाधा है उसको खत्म किया जाएगा, ताकि तभी तो हमारा व्यापार अच्छे से बढ़ पाएगा। तो व्यापार के लिए जो है हम लोग राष्ट्रीय मुद्राओं को जो उपयोग करेंगे, नेशनल, जैसे हमारा रुपया और आपका जो है रशिया का जो करेंसी है, उसमें आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है उस पर काम करेंगे। फिर फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में, इन तमाम सेक्टरों पे क्या करेंगे हम लोग, बेहतर काम करेंगे, ठीक है। और तभी हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त कर पाएंगे। फिर देखिए यमन में हूती विद्रोही, अभी आपने देखा हूती विद्रोही जो है ना, यमन से जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हूती विद्रोही जो पहले लाल सागर में आक्रमण कर रहा था, हमला कर रहा था, ठीक है, अब जो है अदन की खाड़ी में भी हमला हो रहा है। तो अदन की खाड़ी वाला जो लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन जो है 2 बड़े बड़े जो पानी वाला जो क्षेत्र है जो जोड़ता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सा कंट्री आसपास में बसा हुआ वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए शैडो कैबिनेट क्या होता है। जैसे हमारे भारत का जो संसदीय प्रणाली है उसमें विपक्ष होता है ना, तो वहाँ पे जो है विपक्ष की भूमिका में रहेंगे ऋषि सुनक, जो पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ठीक है। तो अब ये शैडो कैबिनेट में है। और शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो उनके साथ ही एक और प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसको शैडो कैबिनेट रहता है, ठीक है, ठीक है। जो पावर इनको मिला रहता है वो भी पावर इन्हीं को भी मिला रहता है शैडो कैबिनेट में। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम पे जो है दे दिया जाता है, तो आप लोग जो है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है हमारा वीडियो लिंक में, वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद।